वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो के माध्यम से संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। ये आपका टेस्ट नंबर 1 है। ऐसे ही टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 इस तरीके से वीडियोस मैं देने का प्रयास करूंगा। तो लगभग 4-5 दिन आपकी क्लास में डेली लेने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास एवं इसके अलावा जो भी को करिकुलर कोर्स होता है उन सभी के लिए वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बता दूं कि संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास BA BSc BCom के 6 सेमेस्टर के को करिकुलर कोर्स के रूप में शामिल है। यानी संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोला जाता है और ये अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में को करिकुलर सब्जेक्ट के रूप में शामिल है। अनिवार्य जो है सह पाठ्यक्रमिक के रूप में, यानी इसको आपको पास करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर इसको आप नहीं पास हैं तो आपके रिजल्ट एक प्रकार से क्लियर नहीं होते, मतलब कि इसको पास करना ही है आपको। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो है शुक्ला स्टडी पॉइंट पर भी आप वीडियोस को देख रहे होंगे, बहुत सारी वीडियोस वहां पर भी आपको मिल जाएंगी। चलें, पहला प्रश्न है व्यक्तित्व के आकारात्मक पक्ष हैं इनमें से बताएं। टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट्स जो हैं इनमें से क्या है? इड, ईगो या सुपर ईगो? इड, ईगो एंड सुपर ईगो ये एक प्रकार से मनोविश्लेषण पक्ष हैं या व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक पक्ष हैं। मन की 3 अवस्थाएं हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड माने होता है अहम, ईगो माने होता है, मतलब इड माने होता है क्या, जो है अहम। ठीक है, फिर ईगो माने होता है पराहम। ठीक है, सुपर ईगो माने होता है पराहम, ईगो माने होता है अहम। ठीक है, और इसका ईड का मतलब होता है ईदम। ठीक है, सिगमंड फ्रायड के द्वारा ये दिया गया है। तो व्यक्ति के आकारात्मक पक्ष में कौन इसमें से कौन है? इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मानवतावादी सिद्धांत के विकास में किसने योगदान दिया है? व्यक्तित्व का सिद्धांत है मानवतावादी विकास का सिद्धांत, तो मानवतावादी सिद्धांत के विकास में किसने योगदान दिया है? मैस्लो महोदय ने योगदान दिया है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने दिया है? मैस्लो महोदय ने योगदान दिया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ओके, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्यक्तित्व के विकास पर किसका प्रभाव अधिक पड़ता है? व्यक्तित्व के विकास पर किसका प्रभाव अधिक पड़ता है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। परिवार, समाज, विद्यालय या महाविद्यालय? तो व्यक्तित्व के विकास पर जो है परिवार का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है? इनमें से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में वाटसन का नाम अग्रणी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद से रिलेटेड है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान प्रतिपादित किया। आत्मा को, अचेतन को या अधिगम को या फिर आवश्यकता को? अधिगम माने लर्निंग होता है, सीखने को अधिगम कहते हैं। तो रोजर्स महोदय ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है आत्मा को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो सिगमंड फ्रायड ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है? प्रतिरक्षा मनोरचना कौन है? देखें, दमन, दलन और प्रक्षेपण ये सब प्रतिरक्षा मनोरचना है। डी ऑप्शन इनमें से सभी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी अहिंसा के अनुगामी थे, यह सील गुण के अंतर्गत आता है। किस सील गुण के भैया? तो महात्मा गांधी जो थे अहिंसा के अनुगामी थे, यह प्रमुख सील गुण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कैटल महोदय ने 16 PF प्रश्नावली जो है मापता है। कैटल के 16 PF प्रश्नावली मापता है, ये किसका मतलब क्या मापता है? तो 16 PS प्रश्नावली क्या मापता है भाई? तो 16 PF प्रश्नावली जो है ये व्यक्तित्व मापने का एक प्रकार से तरीका। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? व्यक्तित्व को अंग्रेजी में बोलते हैं पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी शब्द जो बना हुआ है ये लैटिन्स के परसोना शब्द से बना हुआ है। परसोना का हिंदी मतलब होता है मुखौटा। ठीक है, तो यहाँ पर मुखौटा दिया गया है, बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा, मुखौटा से बना है व्यक्तित्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा EPQ मतलब EPQ का सही रूप है? EPQ का सही रूप इनमें से क्या है? तो इसमें से EPQ का सही रूप है आईजेंक व्यक्तिगत प्रश्नावली। ठीक है, यानी कि आईजेंक पर्सनालिटी जो है क्वेश्चन बोलेंगे इसको अंग्रेजी में। ठीक है, आईजेंक जो है पी व्यक्तित्व को बोलेंगे पर्सनालिटी, और प्रश्नावली को अंग्रेजी में बोलते हैं क्वेश्चन नायर। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईजेंक व्यक्तित्व मतलब व्यक्तिगत प्रश्नावली। ठीक है, व्यक्तित्व प्रश्नावली हो जाएगा यहाँ पर, व्यक्तित्व प्रश्नावली सी ऑप्शन। ए में भी वही दिया हुआ है,
बिल्कुल, चले तो ए लगा दो चाहे सी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है, रोसार्क शाही धब्बा परीक्षण में कार्ड होता है, तो 10 कार्ड होते हैं, मैंने कई बार बताया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए, व्यक्तिगत या सॉरी व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कार्ल युंग ने प्रतिपादित किया था। कार्ल युंग ने व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा, एक तो जो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व और एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व, ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन श्रव्य दृश्य सामग्री है? श्रव्य और दृश्य सामग्री इनमें से कौन सी है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार की सामग्री, तो श्रव्य और दृश्य सामग्री इनमें से कौन सी है? सिनेमा श्रव्य और दृश्य दोनों है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। द्विविमीय दृश्य सामग्री सम्मिलित नहीं है, बताएं। द्विविमीय में मॉडल सम्मिलित नहीं है, बाकी पोस्टर, चाकपट और फ्लैश कार्ड ये सब शामिल हैं, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दृश्य सामग्री नहीं है इनमें से कौन? देखिए, श्यामपट दृश्य सामग्री है, फ्लैश कार्ड्स भी दृश्य सामग्री है, आपका चित्र भी जो है दृश्य है, रेडियो जो है आपका श्रव्य सामग्री है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चाकपट्ट को क्या कहते हैं? चाकपट्ट को ही श्यामपट्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चार्ट्स तथा ग्राफ हैं। चार्ट्स तथा ग्राफ क्या है भाई? तो ये द्विविमीय दृश्य सामग्री है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। रेडियो, टेलीफोन और लाउड स्पीकर ये क्या है? रेडियो, टेलीफोन तथा लाउड स्पीकर ये आपके श्रव्य सामग्रियां हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, श्यामपट्ट, फोटोग्राफ, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, कठपुतली, फ्लैनल ग्राफ, चलचित्र, पट्टी तथा स्लाइड ये सब क्या है? ये सब आपके क्या है भाई? ये सब आपके, बिल्कुल, ये सब आपके दृश्य साधन है। ठीक है, दृश्य साधन है ये सब, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसमें तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती हैं? प्रत्यक्ष रूप से तस्वीरें सामने दिखाई जाती हैं किसमें? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? फटाफट से आप बताएंगे, किसमें तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई देती हैं? तो फ्लैश कार्ड में, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा ग्राफ का प्रकार नहीं है? कौन सा ग्राफ का प्रकार नहीं है? तो वृक्ष ग्राफ ये ग्राफ का प्रकार नहीं, बाकी रेखा ग्राफ, चित्र ग्राफ और बार ग्राफ ये ग्राफ के प्रकार हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से श्रव्य सामग्री है। निम्न में से श्रव्य सामग्री इनमें से कौन सी है? दूरदर्शन जो है श्रव्य सामग्री है, श्रव्य यानी कि सुनने वाली। दूरदर्शन नहीं, इनमें से रेडियो जो है आपका ये श्रव्य सामग्री है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इनमें से कौन सा श्रव्य सामग्री है? रेडियो आपका श्रव्य सामग्री है, सुनने वाला। ठीक है, और बाकी दूरदर्शन तो देखने वाला है आपका। तो बोर्ड भी आपका दृश्य है, दूरदर्शन भी आपका श्रव्य दृश्य दोनों में आता है। एक मिनट, प्रश्न क्या पूछा गया है? निम्न में से श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य यानी जो भी सुनाई भी दे और दिखाई भी दे, श्रव्य माने सुनना, दृश्य माने देखना, तो श्रव्य दृश्य सामग्री इनमें से देखिए, रेडियो केवल जो है आपका श्रव्य है, बोर्ड जो है आपका दृश्य है केवल, लेकिन दूरदर्शन जो है ये श्रव्य और दृश्य दोनों, यहाँ पर दिखता भी है और सुनाता भी है ये, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। दूरदर्शन एक चैनल पहले आता था टीवी पर। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रसार शिक्षा में क्या महत्व है? दृश्य श्रव्य सामग्री का शिक्षा में महत्व क्या है? प्रसार शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाती है, सीखने में प्रविणता लाती है और शिक्षण को सरल बनाती है। इसका डी होगा, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न है कि संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश के संबंध में की गई अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फीडबैक, यानी प्रतिपुष्टि बोलते हैं, बोले तो हिंदी में, शुद्ध हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? प्रतिपुष्टि बोलेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रतिपुष्टि। अगला प्रश्न, प्रतिपुष्टि की जाती है, प्रतिपुष्टि किसके द्वारा करी जाती है? संदेश प्राप्तकर्ता के द्वारा प्रतिपुष्टि करी जाती, फीडबैक दिया जाता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, संप्रेषण एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी सूचना एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा कीथ डेविस की है, कीथ डेविस, ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संप्रेषण के हेराल्ड डी लासबेल मॉडल में संगठक हैं। संप्रेषण के हेराल्ड डी लासबेल मॉडल में संगठक हैं, तो बिल्कुल 5 संगठक हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संप्रेषण में न्यूनतम पक्षकार होते हैं, संप्रेषण माने संचार, तो संप्रेषण में न्यूनतम पक्षकार कितने होते हैं? लगभग 2 लोग तो होने बहुत जरूरी है बातचीत करने के लिए, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, संप्रेषण एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी सूचना या विश्वास का हस्तांतरण है, यह परिभाषा किसकी है? बताएं।
संप्रेषण एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी सूचना या विश्वास का हस्तांतरण है। यह परिभाषा किसकी है? तो डेल एस ब्रीच की है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रभावशाली संदेश का सिद्धांत है। प्रभावशाली संदेश का सिद्धांत क्या है भैया? प्रभावशाली संदेश का सिद्धांत है पूर्णता, संक्षिप्तता और स्पष्टता, ये तीनों। ठीक है, प्रभावशाली संदेश का ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न संप्रेषण है। संप्रेषण जो होता है वो सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संप्रेषण के 4 यस कौन कौन से हैं? तो 4 यस संप्रेषण के पहला है आपका शॉर्टनेस, दूसरा आपका है सिंप्लिसिटी, तीसरा है स्ट्रेंथ और चौथा है आपका सिंसियरिटी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संचारकर्ता के गुण होना चाहिए संचारकर्ता में। संचारकर्ता में रुचि होनी चाहिए, ज्ञान और कौशल्य सभी गुण होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये बढ़िया प्रश्न आपसे पूछ लिया गया, बताएंगे सभी लोग। प्रश्न क्या है कि कार्ल युंग ने शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को मुख्यतः कितने भागों में भी बांटा है? तो बताएं, कार्ल युंग ने शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को मुख्यतः कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में बांटा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। वैसे तो 2 भागों में बांटा, लेकिन शील गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा। अगला प्रश्न, मनोवैज्ञानिकों ने स्व के कितने पक्षों की चर्चा करी है? तो मनोवैज्ञानिकों ने स्व के 7 पक्षों की चर्चा करी है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्व माने सेल्फ होता है, उसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है इनमें से? देखें, स्व अर्जित होता है, बिल्कुल स्व अर्जित किया जाता है, स्व जन्मजात नहीं होता, तो यही गलत है इसका। स्व का विकास लगभग 2 साल की आयु में शुरू हो जाता है और मनुष्य स्व लेकर के जन्म नहीं लेता है। ठीक है, यानी कि ये भी बिल्कुल सही है, यानी इसका जो है स्व जन्मजात होता है, ये गलत कथन है, तो बा ऑप्शन यही गलत है। अगला प्रश्न, क्रेसमर महोदय के अनुसार शारीरिक बनावट के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है? बताएं। तो क्रेसमर के अनुसार शारीरिक बनावट के अनुसार व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तित्व का मनोगत्यात्मक उपागम को किसने प्रतिपादित किया? मनोगत्यात्मक उपागम, मनोविश्लेषणात्मक उपागम, ये सब सिगमंड फ्रायड ही हैं, वही है मनोगत्यात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, कुछ भी आप बोलो। अगला प्रश्न, इनमें से कौन व्यक्तित्व निर्माण की जैविक निधिरिक नहीं है? जैविक निधिरिक नहीं है इनमें से, तो परिवार जो है जैविक निधिरिक नहीं है। बुद्धि, शारीरिक संरचना और अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये सब हैं। परिवार जो है ये सामाजिक है, जैविक नहीं है। अगला प्रश्न, शील गुण कहलाने के लिए आवश्यक है। शील गुण कहलाने के लिए क्या आवश्यक है? बताएं। शील गुण कहलाने के लिए आवश्यक है व्यवहार में संगतता और व्यवहार में स्थिरता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के शील गुण कितने होते हैं? बताएं। शील गुण गुच्छे कितने होते हैं? बताएं। तो 16। कैटल के अनुसार 16 शील गुण गुच्छे होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। सिगमंड फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती हैं किससे? तो इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां जो होती हैं ये माँ से अपनी प्रतिस्पर्धा करती हैं, सिगमंड फ्रायड ऐसा कहते हैं। अगला प्रश्न, सेल्डन महोदय के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मन के आकारात्मक पहलू नहीं है? मन के आकारात्मक पहलू में क्या नहीं आता है? पराहम नहीं आता है, अचेतन, चेतन और अवचेतन ये आता है आकारात्मक पहलू में, पराहम नहीं आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तित्वशील गुण है? व्यक्तित्व का शील गुण है सृजनात्मकता, इनमें से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आ चुका है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बताएंगे। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? बताएं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है भाई? प्रश्न है कि वार्तालाप जो होता है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी प्रश्न पूछने का प्रभावी प्रश्न पूछने के कौशल की विशेषता है? बताएं। प्रभावी प्रश्न पूछने के कौशल की विशेषता क्या है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, इसका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी लोग लगा रहे हो भाई, बिल्कुल। जो है ये रुकने और विचार करने की अनुमति देना
और तो ये प्रभावी प्रश्न पूछने के कौशल की विशेषता है। अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो व्यक्ति को रुकने का मौका दें, ठीक है, और विचार करने की अनुमति दें। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वार्तालाप में खोजपूर्ण प्रश्नों का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है? वार्तालाप में खोजपूर्ण प्रश्नों का प्रयोग करने का उद्देश्य होता है किसी विशिष्ट विषय की गहराई से खोज करना और उसमें गहनता से उतरना। बिल्कुल इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वार्तालाप में चिंतनशील प्रश्नों का प्रयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? वार्तालाप में चिंतनशील प्रश्नों का प्रयोग करने का जो मुख्य लाभ है वो ये है कि वे आत्मचिंतन और गहन विचार को प्रोत्साहित करते हैं। जो चिंतनशील प्रश्न होते हैं वो, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, छोटी मोटी बातचीत के लिए सबसे अच्छी युक्ति कौन सी है? तो छोटी मोटी बातचीत के लिए सबसे अच्छी युक्ति जो है वो कौन सी है भाई? इनमें से फटाफट से आप बताएंगे। छोटी मोटी बातचीत के लिए सबसे अच्छी युक्ति जो है, युक्ति, बातचीत में शामिल होने से पहले लंबी व गहरी सांस लें। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होता है छोटी बातचीत में। अपने आप को परिवेश से अलग कर लें, ऐसा भी नहीं होता। छोटी बातचीत, अरे भाई क्या हाल चाल है, ऐसे पूछ करके थोड़ा हाल चाल होता है, नाम गाँव होता है, ये सब। शारीरिक दूरी बनाए रखें, ऐसा नहीं होता। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। अगला प्रश्न, छोटी सी बात का क्या अर्थ है? छोटी सी बात का अर्थ होता है एक संक्षिप्त चर्चा, एक छोटी चर्चा। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, छोटी मोटी बातचीत का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छोटी मोटी बातचीत का प्राथमिक उद्देश्य संबंध स्थापित करना और बातचीत करना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, छोटी बातचीत की सामान्य अवधि क्या है? छोटी बातचीत की सामान्य अवधि क्या है? 5 से 10 मिनट। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, छोटी छोटी बातों में तटस्थ विषयों पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या है? तो छोटी छोटी बातों में तटस्थ विषयों पर चर्चा करने का उद्देश्य होता है सामान्य आधार ढूंढना और संबंध स्थापित करना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताएं, इनमें से कौन सा कथन असत्य है भाई? देखें असत्य, इनमें से देखें ईमेल, इनमें से जो कथन असत्य है वो कौन सा कथन असत्य है? देखें, ईमेल टू फील्ड में आप जितने चाहें उतने एड्रेस शामिल कर सकते हैं या उतने ही एड्रेस जितने की ईमेल सिस्टम के द्वारा अनुमत किए गए हैं। तो ये गलत है, ठीक है। तो यही ऑप्शन नंबर, सॉरी, ये सही है बिल्कुल। प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? कह रहा है कि कौन असत्य है। देखिए, ईमेल के टू फील्ड में आप जितने चाहें उतने एड्रेस शामिल कर सकते हैं या उतने ही एड्रेस जितने की ईमेल सिस्टम के द्वारा अनुमत किए गए हैं, बिल्कुल सही है। एक ही ईमेल एड्रेस को टू और सीसी दोनों फील्डों में नहीं डाला जा सकता, ये बात नहीं डाला जा सकता लिखा है, तो ये गलत है, डाला जा सकता है, ठीक है। यानी कि यही ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है यही आपका गलत है, यही आपका गलत दिया गया, यानी कि इस प्रश्न के हिसाब से केवल टू जो है वही गलत है, केवल टू असत्य है, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, ईमेल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ईमेल प्राप्त करने के लिए POP3 का प्रयोग किया जाता है प्रोटोकॉल का। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ईमेल लिखते या ईमेल लिखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ईमेल लिखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, असत्य कथन है कि हम टू फील्ड में एक से अधिक एड्रेस नहीं जोड़ सकते, ये गलत कथन है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, फील्ड प्रेषक के एड्रेस अर्थात ईमेल भेजने वाले के एड्रेस को इंगित करता है। बताएं, तो फॉर्म जो होता है, फ्रॉम, ठीक है, फॉर्म जो होता है फील्ड प्रेषक के एड्रेस अर्थात ईमेल भेजने वाले के एड्रेस को इंगित करता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विकल्प आपको एक आधे अधूरे मतलब एक अधूरे ईमेल को बिना भेजे उसे सेव करने में मदद करता है। कौन सा विकल्प? तो सेव इज ड्राफ्ट, सेव एंड ड्राफ्ट जो आपका है, या सेव इज ड्राफ्ट, ये विकल्प आपको एक अधूरे ईमेल को बिना भेजे उसे सेव करने की मदद करता है, उसमें या अनुमति देता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पेशेवर वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा उचित सौंदर्य अभ्यास है? बताएं, कौन सा उचित सौंदर्य अभ्यास है भैया पेशेवर वातावरण में? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। ये बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, बताइएगा। तो पेशेवर वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा उचित सौंदर्य का अभ्यास है? देखिए, इनमें से उचित सौंदर्य का अभ्यास इनमें से क्या है? बालों और नाखूनों की नियमित देखभाल करना, बिल्कुल इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, कई रूढ़िवादी कार्यस्थलों में पुरुषों के चेहरे के बालों के लिए उपयुक्त लंबाई क्या है? तो कई रूढ़िवादी इस कार्यस्थलों में पुरुषों के चेहरे के बालों के लिए उपयुक्त लंबाई जो है वो क्या है भी? तो उपयुक्त लंबाई जो है वो है बड़े करीने से सजाया और संवारा गया हो। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, व्यावसायिक परिस्थितियों में नाखूनों को साफ एवं अच्छी तरह से बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है? तो व्यावसायिक परिस्थितियों में नाखूनों को साफ एवं अच्छी तरह से बनाए रखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रोगाणुओं और संभावित स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी पेशेवर प्रवेश के लिए तैयार होते समय कार्यस्थल ड्रेस कोड पर विचार क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए ड्रेस कोड पर विचार क्योंकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि संवारने के तरीके संपूर्ण पेशेवर उपस्थिति के अनुरूप होने चाहिए। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुरूप हो। अगला प्रश्न, किसी सहकर्मी को बेहतर प्रतिक्रिया देने का विनम्र तरीका क्या है? तो किसी सहकर्मी को बेहतर प्रतिक्रिया देने का जो विनम्र तरीका है वो है कि निजी तौर पर एवं सहायक तरीके से आप रचनात्मक प्रक्रिया दें। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, पेशेवर सेटिंग में मेकअप करते समय सुगंध का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए? तो पेशेवर सेटिंग में मेकअप करते समय आपको जो परफ्यूम वगैरह मारना चाहिए वो बहुत ही न्यूनतम मात्रा में परफ्यूम लगाना चाहिए और सुगंध कम हो, ठीक है, सूक्ष्म सुगंध वाले सेंट को लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेंट एकदम से गम कौआ लगाए ली हो, एकदम से दूरिये झचकत है सेंट, तो ऐसा नहीं वो होता। अगला प्रश्न, किसी और को मेकअप संबंधी सलाह देने का विनम्र तरीका क्या है? किसी और को मेकअप संबंधी सलाह देने का जो विनम्र तरीका है वो ये है कि सहायक तरीके से रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करें। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दांतों को फ्लॉस करने का सबसे अच्छा समय कब होता है? दांतों को फ्लॉस करने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो ब्रश करने से पहले होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपको अपने टूथब्रश और ब्रश या टूथब्रश हेड को कितनी बार बदलना चाहिए? तो इसको 3-4 महीने में बदल देना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, धूम्रपान ओरल हाइजीन को कैसे प्रभावित करता है? धूम्रपान क्या करता है? दांतों में दाग और सांसों में दुर्गंध इससे आ जाती है, तो ये एक प्रकार से ओरल हाइजीन को प्रभावित करता है। ओरल हाइजीन का एक प्रकार से इसका प्रभाव ये पड़ता है कि दांतों की सड़न, मसूड़ों की बीमारी और दांतों का संभावित नुकसान होता है ओरल स्वास्थ्य अगर आपने अच्छे तरीके से नहीं किया तो। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अधिकांश समाचार पत्र या अधिकांश समाचार पाठक समाचार समूह के लेखों को किसके द्वारा प्रस्तुत करते हैं? अधिकांश समाचार पाठक जो होते हैं, बताएं, अधिकांश समाचार पाठक समाचार समूह के लेखों को किसके द्वारा प्रस्तुत करते हैं? तो किसके द्वारा करते हैं भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। किसके द्वारा करते हैं भाई? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बिल्कुल थ्रेड्स, मेल, कॉलम या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। प्रश्न क्या पूछा गया है कि अधिकांश समाचार पत्र जो होते हैं, अधिकांश समाचार पत्र पाठक जो होते हैं, अधिकांश समाचार पाठक समाचार समूह के लेखों को जो है किसके द्वारा प्रस्तुत करते हैं? तो मेल के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, मेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप दोस्तों के साथ तत्काल वास्तविक समय संचार के लिए क्या उपयोग करेंगे? तो आप दोस्तों के साथ तत्काल वास्तविक समय संचार के लिए क्या उपयोग करेंगे? इंस्टेंट मैसेजिंग का उपयोग करेंगे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ईमेल संदेश किस रूप में प्रेषित किया जाता है? तो ईमेल संदेश जो है पैकेट्स के रूप में प्रेषित करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वॉइस मेल, ईमेल और ऑनलाइन सोशल नेटवर्क किसका उदाहरण है? तो वॉइस मेल, ईमेल और ऑनलाइन सोशल नेटवर्क ये सब कंप्यूटर कम्युनिकेशन के उदाहरण हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ईमेल का वह भाग जिसमें वास्तविक सामग्री को लिखा जाता है, तो ईमेल का वह भाग जिसमें वास्तविक सामग्री को लिखा जाता है वो क्या होता है भाई? बॉडी, उसको बोलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मेल भेजने के लिए किस बटन पर क्लिक करें? सेंड बटन पर क्लिक करना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल क्लाइंट है? इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? तो आउटलुक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ईमेल के पते मतलब ईमेल पते के पहले भाग की पहचान है। ईमेल पते के पहले भाग की पहचान है उपयोगकर्ता का नाम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और दूसरा जो होता है वो डोमेन का नाम होता है। अगला प्रश्न, वह संग्रहण जो वह संग्रहण क्षेत्र जो किसी खाते की सभी मेलों को संग्रहित करता है, बताएं। वह संग्रहण जो क्षेत्र
वह संग्रहण क्षेत्र जो किसी खाते की सभी मेलों को संग्रहित करता है वो होता है मेल बॉक्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसका प्रयोग करें ताकि आपको ईमेल पते याद ना रखने पड़े? बताएं किसका प्रयोग करें? एड्रेस बुक का प्रयोग करें ताकि आपको ईमेल पते याद ना रखने पड़े। अगला प्रश्न है, कौन ये बताता है, कौन जो है बताता है कि मेल किस बारे में है? सब्जेक्ट ये बताता है कि मेल किस बारे में है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संचार में उपयोग किए जाने वाले उपक्रम यानी कि एंट्रोपी की अवधारणा किससे संबंधित है? तो जो उपक्रम माप होती है संचार में जो उपयोग करी जाती है, इसकी अवधारणा अनुक्रम से संबंधित है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नेटवर्क नहीं है इनमें से? देखिए इनमें सामाजिक नेटवर्क जो आप कौन सा नहीं है फटाफट से आप बताएंगे। ईबे कोई सामाजिक नेटवर्क नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। छोटी बातचीत होती है, छोटी बातचीत जो होती है अनौपचारिक रूप से होती है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। छोटी छोटी बातें करना सीखने से क्या लाभ है? छोटी छोटी बातें करना सीखने से लाभ है सामाजिक कौशल का विकास और संबंध बनाने में सहायक, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न, छोटी बातचीत से संबंधित कला में निम्न सम्मिलित है? छोटी बातचीत से संबंधित कला में सम्मिलित है, देखिए ओपन एंडेड प्रश्नों को पूछना, सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करना, हास्य का प्रयोग करना, ये सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछने का उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछने का उद्देश्य है? तो विद्यार्थियों की कल्पना और तर्क शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों की संकोचशीलता को दूर करना, विद्यार्थियों को उत्तर देने हेतु मतलब प्रेरित करना, ये तीनों ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सामूहिक आचेतन को किसने प्रस्तुत किया? बताएं सामूहिक आचेतन को किसने प्रस्तुत किया भैया? तो सामूहिक आचेतन को युंग ने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नांकित में से किसे स्व का पक्ष माना जाता है? स्व का पक्ष किसको मानते हैं? आत्मगौरव को, स्वदक्षता को और आत्म पहचान को, इन सभी को स्व का पक्ष मानते हैं, डी ऑप्शन इनमें से सभी को। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व विकास का सही क्रम क्या है? व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है इदम, अहम और पराअहम, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर। ईड, इदम, ईगो, अहम और पराअहम सुपर ईगो, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 16 पीएफ प्रश्नावली का निर्माण किसने किया है? तो कैटेल महोदय ने किया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कथानक आत्मबोध परीक्षण टीएटी के निर्माता कौन है? तो मार्गन एंड मुरे, मार्गन एंड मुरे, मुरे यहाँ पर कर लें, मुर्दे नहीं मुरे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, मार्गन एंड मुरे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन युग मतलब कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं शामिल है? तो युंग के अंतर्गत क्या नहीं शामिल है भैया? युंग के अंतर्गत एडोमार्फी नहीं शामिल है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व इनके होते हैं व्यक्तित्व के प्रकार में, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी और उभयमुखी, ये तीनों एक प्रकार से व्यक्तित्व के प्रकार में इन्होंने बताया था, ठीक है। उभय मतलब कि दोनों प्रकार के, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों, अंतर्मुखी जो अपने में खोए रहते हैं, बहिर्मुखी जो समाज से ज्यादा जुड़े रहते हैं। अगला प्रश्न, टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया था? टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किया था फ्रीडमैन ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन का आकारात्मक मॉडल क्या है? सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन का आकारात्मक मॉडल है अर्धचेतन, ठीक है, इदम, अहम और पराहम, ये सब एक प्रकार से आकारात्मक मॉडल नहीं है, तो डी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। किसने आदर्श सकारात्मक आदर का जो है संप्रत्यय दिया? बताएं आदर्श सकारात्मक आदर का जो है संप्रत्यय किसने दिया? तो रोजर्स महोदय ने दिया, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, टाइप डी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? टाइप डी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किया था डेना लेट ने, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मनोदैहिक शील गुणों के गत्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया? मनोदैहिक शील गुणों के गत्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया? तो आलपोर्ट महोदय ने प्रतिपादित किया, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सेल्डन का वर्गीकरण शारीरिक और मानसिक शील गुणों पर आधारित है, ये एक प्रकार से सही नहीं है, ठीक है, बाकी सही है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक क्या है भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक कौन सा है इनमें से? ये बढ़िया प्रश्न है। तो व्यक्तित्व के जैविक निर्धारकों में आपका आनुवांशिक प्रभाव शामिल है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, TAT व्यक्तित्व परीक्षण किसने दिया? तो थियोमेटिक एप्रोसिएशन टेस्ट बोलते हैं इसको। तो TAT व्यक्तित्व परीक्षण किसने दिया? मार्गन और मुरे ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, TAT का पूरा नाम क्या है? TAT का पूरा नाम है थियोमेटिक एप्रोसिएशन टेस्ट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, CAT कितने आयु वर्ग के लिए है? CAT का फुल फॉर्म क्या होता है? CAT जो होता है ये बाल अंतर्बोध परीक्षण होता है। CAT 3 साल से लेकर के 11 साल के बच्चों के लिए परीक्षण होता है। ठीक है, CAT जो एक प्रकार से है, इसको किसने प्रतिपादित किया है? फटाफट से आप बताएंगे। तो इसको किसने किया है? बोलक महोदय ने किया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, किसने? बोलक ने किया है इसका प्रतिपादन, बोलक। ओके, आगे बढ़ा जाए। बैलक या बोलक, लियोपोल्ड बैलक, इनका बेलोक या बैलक। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। CAT व्यक्तित्व परीक्षण किसने दिया? तो लियोपोल्ड बेलक ने दिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, बाल संप्रत्यय बोध CAT व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्डों का उपयोग किया जाता है? तो 10 कार्डों का उपयोग किया जाता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया? तो हरमन रोसा ने दिया था इसको, व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण, हरमन रोसा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अप्रक्षेपी विधि नहीं है? अप्रक्षेपी विधि जो है CAT विधि अप्रक्षेपी नहीं है, प्रक्षेपी विधि है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सिगमंड फ्रायड ने किसे अचेतन मन से जोड़ा है? तो अचेतन मन से किसको जोड़ा है? सिगमंड फ्रायड ने इदम को अचेतन मन से जोड़ा है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसके अनुसार इदम, अहम और पराहम को व्यक्तित्व के साथ जोड़ा गया? तो किसके अनुसार? सिगमंड फ्रायड के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण पूर्णतः मौखिक परीक्षण है? मौखिक परीक्षण पूर्णतः कौन सा है भैया? व्यक्तित्व प्रश्नावली, ये मौखिक परीक्षण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आत्म सुधार को व्यक्तित्व के दृष्टिकोणों में महत्व दिया थी, किस दृष्टिकोण में? बताएं। संज्ञानात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, जैविक या मानववादी? तो आत्म सुधार को व्यक्तित्व के मानववादी दृष्टिकोणों में महत्व दी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मनोवृत्ति के परीक्षण में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग मनोवृत्ति के परीक्षण में करते हैं? उपलब्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, बुद्धिमत्ता परीक्षण या रिकर्ट स्केल? तो मनोवृत्ति के परीक्षण में जो है रिकर्ट स्केल का प्रयोग करते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस परीक्षण के संचालन के दौरान बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है? तो किस में कहते हैं? बाल अंतर्बोध परीक्षण में कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा, MMPT का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनेसोटा बहुभाषी व्यक्तित्व सूची बोलते हैं MMP को, ये बात आप ध्यान रखेंगे। MMP, ठीक है, सॉरी MMT नहीं, MMI है ये, MMI कर लीजिएगा, MMI है, ठीक है। ओके, तो मिनेसोटा बहुभाषी व्यक्तित्व सूची को MMPI बोलते हैं। MMPI जो है व्यक्तित्व माप की आत्म विवरण जो है माप का एक उदाहरण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, MMPI। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चलें। अगला प्रश्न देखें आप, बच्चों का बैचलर्स बुद्धि परीक्षण को बिस्क कहते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध TAT बोलते हैं उसको। अगला प्रश्न, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियां किसमें पाई जाती हैं? मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियां अचेतन में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि कौन सी इनमें से? तो कथा संप्रत्यक्षण परीक्षण। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बायोडाटा निम्नलिखित में से किसके माध्यम से भेजा जाता है? बायोडाटा जो होता है किसके माध्यम से भेजा जाता है भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बायोडाटा जो होता है किसके माध्यम से भेजा जाता है? बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ये बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताइएगा। बायोडाटा जो होता है
बायोडाटा जो है वो निम्नलिखित में से किसके माध्यम से भेजा जा सकता है? फैक्स, ईमेल और मेल, इन सभी प्रकार से आप भेज सकते हैं बायोडाटा को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायोडाटा जो होता है आप किसी तरीके से भी भेज सकते हो उसको, बायोडाटा को। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। आगे देखें, सीबी शब्द किससे बना हुआ है बताएं? सीबी शब्द किससे बना हुआ है भैया? बताइएगा। सीबी शब्द किससे बना हुआ है भाई? बताएं। तो सीबी शब्द का फुल फॉर्म होता है करिकुलम बीटी। और करिकुलम बीटी की अगर बात करें तो करिकुलम बीटी जो है बेसिकली लैटिन भाषा का शब्द है। बायोडाटा को अंग्रेजी में बोलते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडाटा का घटक नहीं है? बायोडाटा का घटक क्या नहीं है? रुचि जो है बायोडाटा का घटक नहीं, बाकी संपूर्ण जानकारी, कौशल और शिक्षा इसमें शामिल है। अगला प्रश्न यह महत्वपूर्ण है कि आप इस अनुभाग को शामिल करें ताकि नियोक्ता देख सके कि आप नौकरी पर रखने लायक हैं कि नहीं। वो क्या है बताएं? तो कौशल होता है आपका स्किल, आपके स्किल पर आपको ये देखा जाता है कि भाई आप रखने पर लायक हैं नौकरी में कि नहीं। अगला प्रश्न, बायोडाटा का उद्देश्य क्या है? बायोडाटा का उद्देश्य होता है कौशल, अनुभव और उपलब्धियों के लिए स्वविज्ञापन। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या बायोडाटा में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए? बायोडाटा में क्या नहीं सम्मिलित किया जाना चाहिए? कि अतीत में आपके नियोक्ताओं के साथ जो आपकी समस्याएं हैं उनका विवरण आपको नहीं संकलित करना चाहिए इसमें। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख बायोडाटा में नहीं किया जाना चाहिए? तो देखें, आयु, पता, राष्ट्रीयता या अनुभव। तो राष्ट्रीयता का एक प्रकार से उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से क्या बायोडाटा का हिस्सा नहीं होना चाहिए? बायोडाटा का हिस्सा क्या नहीं होना चाहिए भैया? बायोडाटा का हिस्सा धार्मिक संबद्धता बायोडाटा का हिस्सा नहीं होना चाहिए। रोजगार, इतिहास, शिक्षा और संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडाटा का प्रारूप नहीं है? बायोडाटा के प्रारूप कौन से नहीं है भाई? कार्यात्मक, संयोजन और मतलब कि काल अनुक्रमिक होते हैं, पोर्टफोलियो नहीं होता। तो बी ऑप्शन इसका। अगला प्रश्न, बायोडाटा के किस भाग में आप अपनी द्विभाषी योग्यता का उल्लेख करेंगे? बायोडाटा के किस भाग में आप अपनी द्विभाषी योग्यता का उल्लेख करेंगे? तो अतिरिक्त सूचनाओं में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, सीबी कितने पेज का होना चाहिए? तो कोई फर्क नहीं पड़ता कितने पेज की है सीबी। ठीक है, सीबी कितने पेज की होनी चाहिए भैया? कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, आपके नाम और संपर्क विवरण के अलावा आपके सीबी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है तो उपलब्धियों का। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, सीबी में हमेशा शामिल किया जाना चाहिए क्या? सीबी में आपको अपने कौशल और अनुभव का संक्षिप्त परिचय। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सीबी में लिखी जानी चाहिए, सीबी में और सीबी औपचारिक भाषा में लिखी जानी चाहिए, यानी कि एक साफ सुथरी और एक औपचारिक लैंग्वेज यानी फॉर्मल लैंग्वेज में लिखें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार का एक प्रकार है? साक्षात्कार का एक प्रकार है मौखिक साक्षात्कार, चयन साक्षात्कार और समस्या साक्षात्कार। ये सब साक्षात्कार के ही प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, साक्षात्कार के साथ वार्तालाप है। साक्षात्कार के साथ वार्तालाप उद्देश्य के साथ, साक्षात्कार उद्देश्य के साथ वार्तालाप है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। बताइएगा, प्रश्न है, सी व्यक्तित्व किस बीमारी से संबंधित है? सी टाइप जो व्यक्तित्व होता है वो किस बीमारी से संबंधित है? फटाफट से आप बताएंगे। तो सी व्यक्तित्व जो होता है ये कैंसर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मानव रचना है? प्रतिरक्षा मानव रचना कौन सा है? दलन, दमन और प्रक्षेपण, ये तीनों। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अंगूर खट्टे हैं या किस रक्षा प्रक्रम का उदाहरण है? अंगूर खट्टे हैं यह जो है योक्तिकरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सेल्डन के व्यक्तित्व के प्रकार में नहीं है। सेल्डन के व्यक्तित्व के प्रकार में गोलाकार, लंबाकार, आयताकार होते, कृष्णकाय नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया? बताएं, किसने जो है आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया? तो रोजर्स महोदय ने दिया।
सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी कौन है? तो विशेषक या विशेषण उपागम के जो अग्रणी है वो है आलपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मैस्लो के अनुसार सबसे कौन सबसे श्रेष्ठ आवश्यकता है? मैस्लो के अनुसार कौन सबसे श्रेष्ठ आवश्यकता है? तो आत्मसिद्धि सबसे ज़्यादा जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। कथानक आत्मबोध परीक्षण में सादा कार्ड की संख्या कितनी होती है? तो कथानक आत्मबोध परीक्षण में सादा कार्डों की संख्या 1 होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, सामूहिक अचेतन के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? सामूहिक अचेतन के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया है कार्ल युंग ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, एक सफल नेता एवं समाज सुधारक का उत्तरदायी व्यक्तित्व किस प्रकार होता है? तो एक सफल नेता एवं समाज सुधारक का व्यक्तित्व जो होता है वो बहिर्मुखी होता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन स्वयं का संज्ञानात्मक पहलू है? स्वयं का संज्ञानात्मक पहलू होता है आत्म संप्रत्यय। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसने आत्मसिद्धि कहा जाता है? किसने किसने आत्मसिद्धि की कहा जाता है? किसको किससे किसको आत्मसिद्धि की कहा जाता है? मास्लो को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? तो इसमें शेल्डन के अनुसार गोलाकार व्यक्तियों को समझाता है व्यक्तित्व को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी ये कार्ल जुंग ने बताया है व्यक्तित्व के प्रकार को। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे प्रश्नों को समझ पाए और ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आने वाले थे, तो मैंने कहा आपको बता दिया जाए। बाकी और भी कई मॉडल पेपर ऑलरेडी इस चैनल पर आपको दे दिए गए हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। यही सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते रहते हैं। तो मैंने एक बार फिर से आपको मॉडल पेपर दे दिया। तो ये टेस्ट नंबर 1 था, टेस्ट 2 भी इसी प्रकार से मैं लाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, ऐसे ही आपको और 2-3-4 टेस्ट के माध्यम से आपको परखा जाएगा कि भाई आपने जो अभी तक मॉडल पेपर देखे हैं क्या वो रिकॉल कर रहे हैं आप, इसमें रिवीजन आपका वो भी हो रहा है। तो आप लगातार अगर देखते रहेंगे तो आपका एक भी प्रश्न छूटेगा भी नहीं और आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू।